ओके, तो 10th स्टैंडर्ड में आपने ये स्टेटमेंट याद किया था, so long as the physical state of the conductor remains the same, the potential difference we applied between the ends of the conductor bears a constant ratio to the current I flowing through it. So ये अपना ओम्स लॉ, आपको सबको अपना अपना ओम्स लॉ याद रहेगा. So let's not waste time in the statement. तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, स्टेटमेंट 10 स्टैंडर्ड. तो जो आपने स्टेटमेंट 10 स्टैंडर्ड में याद किया था वो स्टेटमेंट अभी भी वैलिड है, आप वो लिख सकते हो. नाउ मैथमेटिकली अपन ने क्या सीखा था, V is equal to IR. That was the mathematical aspect of it. Correct. आप लिखते हो V is directly proportional to I. Proportionality जाएगा, equal to sign आएगा. Screen is blur. Okay. So equal to sign आएगा. अब ठीक है क्या? ठीक है सर. Okay. So V is directly proportional to I. Proportionality जाएगा, equal to sign आएगा. We will introduce a constant and that constant is your resistance R. फिर हमने देखा था ये कि जब आप वैल्यूज डालते हो, प्लॉट करते हो ग्राफ, सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीनियर ग्राफ बोलते हैं इसको. सो दिस इज योर लीनियर ग्राफ. इट ओबेज ओम्स लॉ. तो जो मेटल्स ये ओबे करते हैं, वी से दे आर ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक डिवाइसेस. व्हाई? बिकॉज दे आर ओबेइंग द ओम्स लॉ. अब इसके अंदर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो, ये हमने क्यों इधर बना के रखा है, प्लीज ध्यान दीजिए. अब ये जो हम करने जा रहे हैं ये कुछ नया है, ये चीज आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में नहीं किया था. तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ते जाना चाहिए. तो नॉर्मली ये मुझे ग्राफ दिखाई देता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ये जो मेरा ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय ऐसा टिल्ट हो जाता है. सो ये मेरा एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. So now we should think as to ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये हमको समझना है. तो let's give it a thought. तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ेगा. अब ये जो करंट है ये कहां से फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से, तो करंट बढ़ गया. करंट किधर से फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में. नाउ सिंस द करंट इज flowing and it is increasing, that means the number of electrons passing they are increasing. तो जब ये electrons flow होगा उस वायर में से, can we say the number of collisions will increase? So because the electrons are flowing and now more number of electrons will be flowing, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो electrons का collisions है वो collisions बढ़ेगा. So current is flowing through the conductor, this is increasing, so number of electrons flowing will increase, so collisions will increase. If the collisions will increase, that means resistance will increase, और अगर resistance बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा. यस करेक्ट, हीट विल इंक्रीज. एकदम बहुत बढ़िया हृदय. तो हीट जो आपका जनरेशन है, हीट जनरेशन क्योंकि बढ़ गया तो बेसिकली आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से व्हाट विल हैपन टू द करंट, द करंट विल डिक्रीज. तो ये सोचा नहीं रहता है, ऐसा लगता है आपको कि ये स्ट्रेट चलते चले जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में दिस ग्राफ नो लॉन्गर रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन, इट बिकम्स अ बिट बेंट, वो ऐसा थोड़ा सा कर्व हो जाता है. तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखाई देगा.
तो अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रहेगा, यू कैन सी दिस ऑन पेज नंबर 209। तो ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई ग्राफ ऐसा क्यों बन गया। बाकी जानकारी आपको है दैट V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I, V का यूनिट वोल्ट है, I का यूनिट एम्पियर है, तो वो वोल्ट अपॉन एम्पियर गिव्स यू रेजिस्टेंस। तो वो बेसिक जानकारी आपके पास है। एक और चीज जो आपको सीखना चाहिए वो है रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। सो R इट इज V अपॉन I। अभी देखिए V और I डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते, मतलब I तो ठीक है, वोल्टेज कैसे निकालोगे। तो हमने किया था वोल्टेज इज व्हाट, इट इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, सो इट इज वर्क अपॉन चार्ज, so this is work upon Q is IT। ओके, अब आप डायमेंशंस डाल दीजिए। वर्क के लिए आप डालोगे L2 M1 T-2। सो वर्क डन क्या होगा आपके पास, L2 M1 T-2, है ना। सो ये अपना वर्क डन हो गया। दिस इज डिवाइडेड बाय I स्क्वायर T। तो आपका फाइनल आंसर देखिए L2 M1 T-3 I-2। तो आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है आपका, पर आपको कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ का अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है चैप्टर नंबर 1 का। तो फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड रहेंगे, यानी कि ये भी बोल रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यू कैन नॉट से कि अरे ये तो आपने रेजिस्टेंस तो करंट में है, ये तो हमारे पोर्शन में नहीं था, कैसे आ गया। वो जो भी 11-12 व्हाटएवर, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। उसके मेन पॉइंट था कि ये कॉन्सेप्ट हम कोई भी चैप्टर का कहीं पर भी यूज कर सकते। चलिए रेजिस्टेंस देख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज टेक अ पिक ऑफ दिस। डन सर। Okay, and then please go to page 195 of your textbook। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 195 पे चले जाइए। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज 195 पे चेक कीजिए, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। यस कौस्तुभ, वट एवर वी आर डूइंग इन क्लास, आइडियली आपको एक नोटबुक बनाना चाहिए। और देखो पढ़ाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टेक्निक है, एक तरीका है। और जैसे मैंने वो खबर सुना कि 1 महीना पीछे चला गया प्रोसेस, तो प्रोसेस पीछे गया आगे गया वो इररिलेवेंट है। इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी हम रोज पढ़ रहे हैं वो रिपीट होना ही चाहिए। इफ यू डू इट द सेम डे कम टाइम में हो जाएगा, एंड देन आफ्टर 2-3 days यू शुड बी एबल टू रिवाइज इट वंस अगेन। ओके, सो पेज 195 पे क्या देखना था आपको, जरा चेक कीजिए। करेक्ट करेक्ट, तो मुझे फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q। वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा पेज 195 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E is equal to F। F is the force and Q is the charge। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी वो नेक्स्ट डेरिवेशन में काम में आने वाला है। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो आपको एक उसका बैकग्राउंड मालूम रहेगा कि किस जगह से हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं और ये चीज हम जो लिखने जा रहे हैं वो क्यों करेक्ट है।
Okay, students. So now we will come to the origin of your Ohm's law. तो यहाँ पर हमको वो रो R is equal to रो L upon A. तो जो आप L लिखते हो वो आपको मालूम है लेंथ है, जो आप एरिया लिखते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आपको मालूम है कि भाई ये आपके क्रॉस सेक्शनल का एरिया है। बट जो आप रो वाला टर्म लेते हो वो कहाँ से आता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज अभी हम यहाँ पे देखने वाले। सो लेट्स कंसिडर जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का मास है समझो m, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e उसका चार्ज हो गया। तो जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, तो हमने क्या किया, देखिए एक कंडक्टर दिखा दिया। सो कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इट विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ेगा, जैसा कि हमने कल किया था, ड्रिफ्टिंग जो उसका इलेक्ट्रॉन का होगा, तो उसको किसी फोर्स का, उसको कोई चीज खींच रहा है, तो उसके ऊपर वो फोर्स कितना एक्ट करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, एंड वी विल डू दैट एंटायर डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ अपने को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बराबर से ध्यान में रखना चाहिए। So we say consider so what are we having? We consider an electron. Having mass m, तो उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? उस इलेक्ट्रॉन का मास है m। तो जब आपने ये कंडक्टर लिया है जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, सो कैन वी से द फोर्स which it experiences, the force which is pulling this electron, so F will be equal to Q into E। फॉर्मूला के हिसाब से F is QE, पर हम यहां पर लिखेंगे EE। अब हमने EE क्यों लिखा? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही है, तो यहां पर जो Q था वो हम लोग ने E करके यूज किया है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि E कहां से आया। E इज सेम एज योर Q। Q इज इक्वल टू एनी n का वैल्यू 1 है, तो अपने को Q का वैल्यू E मिल गया। नाउ व्हाट इज फोर्स? Force is mass into acceleration. So therefore, this electron is getting accelerated. तो acceleration कितना? E upon m। बोले भाई ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आया? तो पहले हमने निकाला कि वो इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस फोर्स की मदद से हमने उसकी एक्सेलरेशन निकाल ली। ओके ग्रेट। नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, कल हमने देखा था उस स्पीड को क्या बोलते हैं? उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाट डू वी नो? We know V is equal to U plus 80। देखिए ये फॉर्मूला अपने को 9th स्टैंडर्ड से आता है, तो वी नो दिस राइट। सो V is equal to U plus 80। अब यहां पर देखो हम कैसे लिखेंगे, ये जो वेलोसिटी है, फाइनली दिस इज माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Initially the electron is at rest, तो U का वैल्यू 0 है। A अभी हमने निकाला,
एंड दिस टी, हम ये पूरा टी नहीं लिखते, ये ऐसा सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ, इस सिंबल का नाम है टाउ। तो ये जो टी है, दिस इज द एवरेज टाइम दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कोलाइड कंटिन्यूअसली, सो दिस इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions. So what is, video is blurred, okay. देखिए ठीक हुआ, नॉट क्लियर, ओके। क्लियर, ओके ओके, चलिए। So V is equal to U plus AT. V is my VD, drift velocity. U 0 है, क्योंकि initially the speed of the electron is 0. A is my acceleration, and this T we will write it like this. तो ये लेटर है टाउ। तो इधर VD क्या है, अगर आपको याद रहेगा तो कल ही किया था, this is drift velocity, and ये जो टाइम है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions. So this is average time between two successive के जगह पे आप consecutive वर्ड भी यूज कर सकते हो, two successive collisions. ओके, अभी एक और पॉइंट आ गया इधर कि क्या ये टॉर्क है, नहीं, यहां पर ये टॉर्क नहीं है, इस सिंबल को टी के जगह पे यूज किया गया। तो ये टी का आप ऊपर का डंडी उड़ा दो तो जैसा आएगा वो लिख दिया है। सो हियर इसका नाम होता है टाउ, पर यहां पर वो टी के जगह पे यूज किया गया चीज है, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि वो टॉर्क नहीं है, यहां पर वो टॉर्क नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। अभी अपन सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो VD how should we know that it is torque or tau? Okay, this is A, right? Now this is apple or aeroplane? This is A. This is apple or aeroplane? Both are right. Correct? Can differ. Great. So similarly, yes, both. Similarly, ये जो मेरे पास में टाउ है, ये आपके ABCD का T हो गया, है ना? तो जब ये ABCD का T हो गया, तो ये टॉर्क भी हो सकता है और ये टाइम भी हो सकता है। अब आपको उतनी फिजिक्स की जानकारी होनी चाहिए कि V इज इक्वल टू U प्लस AT में T टाइम होता है। यहां पर आपने ऐसा कभी पढ़ा है क्या, V इज इक्वल टू U प्लस AT एंड T इज टॉर्क? ऐसा बचपन से आज तक कभी पढ़ा है क्या? तो यहां पर ये टर्म क्या है मेरे पास, टाइम है। तो इस इक्वेशन में जब मैं यूज करूंगा तो वो क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो अगर हम खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहें तो हमको कोई कंफ्यूज कर नहीं सकता है। हाँ, अगर हम खुद को ही कंफ्यूज करना चाहते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन भाई, ये आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए को आप लिखोगे ई
अपॉन m into टाइम t। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। सो स्टेप 1 में हमने एक्सेलरेशन निकाला, स्टेप 2 में हम लोग ने वेलोसिटी निकाल दिया। अब हम इस वेलोसिटी को जे करंट डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो कल हमने देखा था वीडी एस वीडी इज इक्वल टू जे अपॉन एम ई। ये कल देख चुके हम लोग, that Vd is equal to J upon Ne, and what is this equal to? ये आपने अभी अभी डिराइव किया है, this is E upon M into time t। तो Vd is equal to J upon Ne, and Vd अभी अभी हम लोग ने निकाला, it is E upon M into t। तो नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए प्लीज। E और J का इक्वेशन बनाने वाले हम लोग। E और J, E is your electric field and J is your current। तो E को एक साइड पे रखो, बाकी सबको ट्रांसफर मारो इधर उधर। तो ये M ऊपर, ये E नीचे, ये टॉर्क नीचे। तो आपके पास है M ऊपर चला गया, N E स्क्वायर टाइम। तो अभी अपन इसको अच्छे से लिख देते हैं। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू M N E स्क्वायर अपॉन द टाइम। तो ये मेरा हो गया V इज इक्वल टू IR। ये बेसिकली आपका रो वाला टर्म है ये। तो ये जो मेरा टर्म है, ये आपका रो वाला टर्म है, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो इसको लिखा गया E इज इक्वल टू रो J। और इस तरीके से ये आपका पूरा डेरिवेशन फॉर रो डेवलप होता है। तो चलिए, हमने कहां से पूरा शुरुआत किया? ये आपने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को आप जैसे ही फील्ड लगाओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, वहां से हम लोग ने सिंप्लीफाई करके एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से हम लोग स्पीड पे पहुंचे। स्पीड पे आने के बाद हमने कल एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था जिसमें हमने करंट के टर्म्स में आंसर निकाला था। आज हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आपका एक वोल्टेज के टर्म्स में आपने एक आंसर निकाला है, और उसको जब आपने रिलेट किया तो E और J का रिलेशन आ गया। ये वाला जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल सकता है क्या? नहीं। आपने अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रखे वो सेम रहेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल सकता, और टाइम ऑफ कोलिजन ये भी बदल नहीं सकता। तो ये जो सारा कुछ है, ये सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर अ गिवन सब्सटेंस रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। चलिए भाई, इसका एक पिक ले लीजिए। ये आपका आज का बड़ा डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपने पहले 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा था। Done, sir. Okay. चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर ओम्स लॉ। तो यहाँ पर आपने ओम्स लॉ किया। ओम्स लॉ में हमने देखा कि V इज इक्वल टू आर। नॉर्मली हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, बट इधर मेटल में आपका
कुछ एक्सेप्शंस आते हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. दिस इज दैट रो वाला डेरिवेशन. नाउ लेट अस कम टू समथिंग which is known as semiconductors. So apart from metals, there are other electrolytes and other devices बोलिए या bodies बोलिए जो कंडक्शन करते हैं. तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. Yes, semiconductors in computers. कंप्यूटर की जो पूरी इंडस्ट्री चलती है, अगर आपने सुना होगा अमेरिका में वी हैव समथिंग नोन एज द सिलिकॉन वैली. तो ये जो सिलिकॉन वैली है, उसको सिलिकॉन जो है वही हमारा सेमीकंडक्टर. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर सब्सटेंस. तो अमेरिका को, जैसे अभी चाइना को परेशान करना है, तो अमेरिका क्या करता है, उसको रॉ मटेरियल सिलिकॉन देना ही बंद कर देता है. तू बना फोन, तू बना कोई भी कंपोनेंट, कैसे बनाएगा, मैं तेरे को रॉ मटेरियल ही नहीं दूंगा. इट इज लाइक आपको गन्ने का जूस पीना है और आपको कोई वो शुगर केन स्टिक ही नहीं देगा, तो आप शुगर केन जूस कहां से पियोगे. सो दैट इज हाउ मोनोपोली होने का एडवांटेज मिलता है. चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये कैसे काम करेगा. जो लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स लेने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स लेने वाले हैं, अपने पास भी वो चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में भी है, वो बाय द नेम ऑफ सेमीकंडक्टर्स, लास्ट चैप्टर है वो. और आप जब फ्री रहते हो, जब फालतू टाइम पास करते हो, तो अपन ने वो वीडियोस भी बनाए हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए. हमने वो 12th स्टैंडर्ड के लिए बनाया था टू मेक देम रिवाइज 11th स्टैंडर्ड का सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि वो 11th 12th दोनों में है. तो जब आप चाहो तो उसके स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस देख लेना, आपका 11th स्टैंडर्ड का सेमीकंडक्टर्स हो जाएगा पूरा. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स वाले लोग को जरूर वो चैप्टर अच्छे से करना ही चाहिए. चलिए, लेट्स बिगिन विद द सेमीकंडक्टर्स. तो हम आते हैं लिमिटेशंस पे. लिमिटेशंस क्यों? क्योंकि ये जो ओम्स लॉ है, ये ऐसा सिर्फ मेटल्स के केस में हमको करके देता है. कुंदन, टोटल बहुत सारे वीडियोस है, उसमें 9-10 वीडियोस है, बट आई थिंक 11th स्टैंडर्ड का शायद पहला 3 या 4 वीडियोस जो है वो 11th स्टैंडर्ड में. 11th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ पहले 4 वीडियोस है. ओके, चलिए, लिमिटेशन. तो हम लिमिटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ओम्स लॉ है, ये हर तरह के एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटेशंस. कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स पे इसी ढंग से काम नहीं करता, इंसुलेटर पे तो बिल्कुल काम नहीं करता. तो भी सेमीकंडक्टर्स में क्या ऑब्जर्व किया है, देखिए. लेट्स से दिस इज वोल्टेज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. तो अप टू 0.6 वोल्ट, मतलब हम वोल्टेज दे रहे हैं 0.1 वोल्ट, 0.2, 0.3, 0.4. तो हमने वोल्टेज देना चालू रखा. 0.6 वोल्ट के बाद जाके करंट का फ्लो शुरू होता है. तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो ये ऐसा हो जाता है. और ऐसे जो डिवाइसेस है, इसको नाम दिया गया है नॉन ओहमिक डिवाइसेस. तो जितने भी सेमीकंडक्टर वाले डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस इसी पैटर्न पे आपको वोल्टेज देंगे. अप टू अ सर्टेन वोल्टेज they will not give you any current, और उसके बाद the trigger is set and फिर वो आपको आउटपुट देना
शुरू करता है, ये आपको करंट देना शुरू करेगा। जबकि मेटल्स में वो डायरेक्ट है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो ये आपको लिमिटेशंस मिल जाएगा। दीज डिवाइसेस वी से दे आर द नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर। ये ग्राफ का नेचर क्या है? ये ग्राफ का नेचर है नॉन लीनियर ग्राफ। इसका नाम है लीनियर ग्राफ्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वेयर आर दे यूज्ड? तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं आज के डेट में सब जगह, आपका जो कंप्यूटर बना हुआ है उसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। अपना जो मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर डायोड्स रहता है, देन देयर इज नोन एज देयर समथिंग नोन एज रेक्टिफायर रहता है। ये सारे के सारे चीज जो बनते हैं ये सब चीज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। सो एवरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट that we are using nowadays falls under the category of semiconductors. आपने सुना होगा ना चिप्स, जो आप पेंटियम, जो आप जो भी कंप्यूटर पीसी यूज करते होगे उसमें लिखा रहता है ना पेंटियम 4 प्रोसेसर वगैरह। तो दोज प्रोसेसर्स दे आर व्हाट? दे आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उसको अपन लोग आईसी भी बोलते हैं। आईसी अगर आपने सुना होगा, आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आप जो पढ़ना शुरू करोगे वो बहुत बेसिक से हम धीरे बढ़ते 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 आज हम काफी आगे पहुंच गए हैं। आज हम पहुंच गए हैं VVLSI। मतलब क्या होता है ये? दिस इज वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? सो